गरीब माँ ने सिले ईद के कपड़े। या अल्लाह, जब से ये हमें छोड़कर गए हैं हमारी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। जब वो थे तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। ऐसा कहकर नगमा की आंखों में आंसू आ गए। फिरोजाबाद के छोटे से गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में नगमा अपने 2 बच्चों अमरीन और रेहान के साथ रहती थी। नगमा का पति कई साल पहले बीमारी से गुजर चुका था। उसके बाद से नगमा ही सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसकी झोपड़ी के एक कोने में पुरानी सी सिलाई मशीन रखी थी। वही मशीन उसके घर की रोजी रोटी थी। कुछ दिनों बाद ईद आने वाली थी। बाजारों में चारों तरफ रौनक, हर दुकान पर नए कपड़े, चूड़ियां, जूते और टोपी सजी हुई थी। नगमा अपने बच्चों के साथ सब्जी लेने बाजार जाती है तो रास्ते में दिखने वाली दुकानें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। अम्मी जान, देखो ना कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, और वो सरारा, वो देखो कितना प्यारा है। मुझे तो वो कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। अम्मी जान, मुझे इस बार ईद पर ऐसा ही नया कुर्ता चाहिए। दोनों बच्चों की बातें सुनकर नगमा चुप हो गई। उसने अपने बटुए में पड़े थोड़े से पैसे देखे और चुपचाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले गई। कुछ देर बाद बाजार से सब्जी लेकर दोनों बच्चों के साथ घर लौट आई। ऐसे ही अगले दिन दोनों बच्चे जब नुक्कड़ पर खड़े थे तभी मोहल्ले के बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। मेरे अब्बा तो मेरे लिए बहुत सुंदर सितारे वाले कुर्ता पैजामा लाए। देखना, इस बार तो मैं चांद की तरह चमकूंगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे नया लहंगा दिलवाया है, उसे पहनकर तो मैं भी परी ही लगूंगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बच्चे घर आ गए। उस वक्त नगमा घर के काम निपटाकर कपड़े सिलने ही बैठी थी। रेहान धीरे धीरे उसके पास आया और धीरे से बोला, अम्मी। क्या हुआ बेटा? अम्मी, क्या इस बार ईद पर हमें भी नए कपड़े मिलेंगे? ये सुनकर नगमा का हाथ मशीन पर रुक गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। अम्मी, मेरी सहेली सना भी कह रही थी कि उसने ईद के लिए नया लहंगा लिया है। दोनों बच्चों की उम्मीद भरी आंखें अपनी माँ को देख रही थीं। नगमा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इंशाल्लाह मेरे बच्चों को भी ईद पर नए कपड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर नगमा खामोश हो गई और मन ही मन कहने लगी, या अल्लाह, मैं अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहती, कोई रास्ता दिखा दे। कुछ देर बाद पड़ोसन शकीला उसके घर आई। अरे नगमा, ये देख, तूने जो मेरा सरारा सिला था उसमें पीछे ये वाली डोरी लगा दे। ठीक है शकीला बहन। वैसे ये क्या, आज इतनी देर तक मशीन चला रही हो? हाँ बहन, ईद आ रही है ना तो सबके कपड़े सिलने हैं। त्योहार का ही तो वक्त होता है जब थोड़ी कमाई हो जाती है। अच्छा, दूसरों के बच्चों के कपड़े तो सिल रही हो, अपने बच्चों के लिए क्या लाओगी? क्या छोड़ो भी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम जैसे की ईद कहाँ होती है। ऐसी बात नहीं है बहन, गरीबों की ईद भी होती है। हाँ, बस तरीका थोड़ा अलग होता है। खैर, आप अपना ये शरारा रख दीजिए, मैं इसमें लटकन लगा दूंगी। हाँ, हमें भी शौक नहीं है ज्यादा देर यहाँ रुकने का। शकीला वहाँ से चली गई। काफी देर तक मशीन पर बैठने के बाद नगमा खाना बनाने में लग गई। फिर अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें फिर से सुला दिया, जिसके बाद वो खुद फिर से मशीन चलाने लगी। कुछ देर बाद उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो अपने पुराने बक्से में कपड़े ढूंढने लगी, जहाँ उसे अपने पति का पुराना सफेद कुर्ता मिला और अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दिखी। अगर इसे काटकर छोटा कर दूं और इसमें कुछ सितारे लगा दूं तो रेहान का कुर्ता बन सकता है और इस साड़ी से अमरीन का शरारा बन जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब मेरे बच्चों की ईद जरूर होगी। इसके बाद एक बार फिर उसने अपनी सिलाई मशीन चलानी शुरू कर दी। बीच बीच में वो अपने सोते हुए बच्चों को देखती और मुस्कुरा देती। आधी रात को अचानक अमरीन जाग गई। उसने देखा अम्मी अभी तक मशीन चला रही थी। अम्मी, आप सोई नहीं? अम्मी, आप इतना काम मत किया करो, मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर नगमा ने उसे गले से लगा लिया। फिर सुबह होते होते नगमा ने दोनों कपड़े तैयार कर दिए। फिर उसने कपड़े अलमारी में छुपा दिए। फिर ईद से एक दिन पहले पूरा मोहल्ला खरीदारी में व्यस्त था। सभी बच्चे नए कपड़े दिखा रहे थे। दोनों बच्चे चुपचाप अंदर आ गए। उन्हें उदास देखकर नगमा ने अलमारी खोली और दोनों के सामने कपड़े रख दिए। ईद मुबारक मेरे बच्चों। अम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। दोनों बच्चे खुशी से अपनी माँ से लिपट गए और कपड़े ट्राई करने के लिए अंदर चले गए। कुछ ही मिनटों बाद रेहान सफेद कुर्ता पहनकर बाहर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मेरा बेटा तो किसी नवाब से कम नहीं लग रहा। तभी अमरीन भी गुलाबी शरारा पहन कर आई। अम्मी देखो, मेरा शरारा कितना प्यारा है ना, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बेटी तो बिल्कुल परीलोक की शहजादी लग रही है। अब दोनों खुश होकर बाहर जाकर मोहल्ले के बच्चों को अपने नए कपड़े दिखा रहे थे। अरे वाह, तुम्हारा शरारा तो बहुत सुंदर है। होगा क्यों नहीं, मेरी अम्मी ने जो बनाया है। और रोहन, तुम्हारा कुर्ता तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? मेरी अम्मी ने सिला है। सच में तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छा सिलती है।
फिर उसी समय पड़ोसन शकीला वहाँ से गुजर रही थी। उनको देखकर उसने कहा, अरे लेकिन ये कपड़े तो पुराने कपड़ों से बने लगते हैं। हाँ, पुराने कपड़ों से बने हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने प्यार से बनाए हैं, तो हमारे लिए तो ये नए ही हैं। ये सुनकर शकीला कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी लड़की इतना अच्छा जवाब देगी। फिर अगली सुबह ईद का त्योहार था। मोहल्ले में खुशी का माहौल था। मस्जिद से नमाज की आवाज आ रही थी। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कह रहे थे। नगमा ने भी अपने बच्चों को प्यार से जगाया, उठो मेरे बच्चों, आज ईद है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने सेवैया भी बना दी है। दोनों बच्चे खुशी से उठ गए। वो अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। कुछ देर बाद रेहान अपने दोस्तों के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद गया। सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारा कुर्ता बहुत सुंदर है, तुम्हारी अम्मी बहुत हुनरमंद है। उधर शकीला अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि सभी लोग नगमा के बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। तभी शकीला की बेटी बोली, काश मेरी अम्मी भी इतनी सुंदर शरारा बना पाती। उधर नगमा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी एक कार वहाँ आकर रुकी। कार से एक अमीर औरत उतरी। वो सीधी नगमा के पास आई। क्या आप नगमा हैं? जी, मैं ही हूँ। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं। क्या आप मेरी बुटीक के लिए कपड़े सिलेंगी? मैं आपके बुटीक के लिए? हाँ, मैंने आपके बच्चों के कपड़े देखे हैं, बहुत खूबसूरत है। ये बात सुनकर तो जैसे नगमा की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये तो मेरे लिए ईद का तोहफा मिल गया। ये लो एडवांस, पूरे 30,000 है। ये सुनकर नगमा बहुत खुश हुई। तो वहीं सामने खड़ी शकीला को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे याद आया कि उसने नगमा को ताना मारा था। तभी शकीला धीरे धीरे नगमा के पास आई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गरीब समझकर ताने मारे। कोई बात नहीं बहन, ईद के दिन दिल साफ होना चाहिए। आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि दिल से होती है। उस दिन नगमा के घर में सचमुच ईद की खुशी। जानकी एक गरीब विधवा महिला थी जो पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक रोज जानकी अपना ठेला लेकर घर आती है तो उसका बेटा गौरव उससे कहता है, माँ, आज कितने पैसे कमाए तुमने? मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। माँ, आपको तो पता ही है ना कितनी महंगाई है, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ, कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। बेटा, मुझे अभी तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वो मैं नहीं जानता। एक तो आपने वैसे भी मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आपको पता है, सब मुझे गरीब पनीर पराठे वाली का बेटा बोलकर कितना चिढ़ाते हैं। आप कुछ ढंग का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी जानकी रोते हुए चुपचाप उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर गौरव वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने मुझ पर कैसा अत्याचार किया है। पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी की मार मुझ पर डाल दी, और अब मेरे बेटे को अपनी माँ के काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जानकी धीरे धीरे अपने काम से कुछ पैसे जोड़ लेती है। साथ ही दूसरी तरफ गौरव बुरी संगत में फंस जाता है और निधि नाम की एक तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो अक्सर गौरव से नई नई चीजों की डिमांड करती थी, जिसके लिए गौरव अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेता था। एक रोज जानकी काम से लौटते वक्त गौरव और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटे, वो लड़की कौन थी और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कौन माँ बाप तुझ निकम्मी को अपनी बेटी देंगे? माँ, आप हो तो पनीर पराठे का ठेला लगाकर इतना तो कमाई लेती हो कि मेरा और मेरी बीवी का पेट पाल सको। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर निधि से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ। अपने बेटे की खुशी के आगे जानकी झुक जाती है और निधि के माता पिता से जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कराती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सब। लेकिन निधि बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो अपनी सास जानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जानकी, बहू, सारा दिन ठेले पर खड़े रहकर और अकेले काम करके मैं थक जाती हूँ। अब से तू भी मेरे साथ चला कर ठेले पर। दोनों सास बहू अच्छे से मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो अपना ढाबा खोल लेंगे। मैं, और वो भी पनीर पराठे वाले के ठेले पर। सासू माँ, आपका दिमाग तो घास चढ़ने गया है। मैं उस 2 टके के ठेले पर काम करूंगी, वो सिर्फ आपको ही शोभा देता है। सारा दिन घोड़े गधी की तरह काम करती हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत धेरे भर की नहीं है। ये मत भूलो बहू कि उसी 2 टके के ठेले की वजह से तुम और तुम्हारा पति 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। इतना कहकर जानकी काम पर चली जाती है, लेकिन उसकी ये बात निधि को गुस्से से लाल कर देती है। धीरे धीरे वो गौरव को उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है। और एक दिन ऐसा आता है
जब वो दोनों जानकी से अलग हो जाते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। इस बुढ़ापे में मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मत जाओ मुझे छोड़कर। आखिर क्यों रुके आपके साथ? आपके इस ठेले के अलावा और है ही क्या? मैं अपने पति को अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी जानकी अकेले रह जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। जानकी अब और बूढ़ी हो चली थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव की अब तक कोई नौकरी नहीं लगी थी। साथ ही निधि भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण वो कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कुछ गुंडे उनके घर आकर धमकी देते हैं। ओए गौरव, ओए तूने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया बे। आज तो हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी वो गुंडे उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें निधि को धक्का लगता है और वो पेट के बल गिर जाती है। तभी वहां जानकी आ जाती है और वो अपने बेटे का सारा कर्ज चुका देती है। साथ ही गौरव और जानकी निधि को अस्पताल ले जाते हैं, जहां निधि का गर्भपात हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की और आपने आज मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है बेटा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस इज्जत से करना चाहिए। इसके बाद गौरव और निधि फिर से जानकी के साथ रहने लगते हैं। जानकी ने गौरव को बढ़िया से पनीर के पराठे बनाना सिखा दिया। अब जानकी घर पर आराम करती और गौरव पनीर पराठे का ठेला लगाने लगा, तो वहीं निधि अब घर का कामकाज संभालती। जानकी की तरह गौरव के हाथ के पनीर के पराठे भी सबको बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा चलने लगता है। कुछ समय बाद गौरव खुद का ढाबा खोल लेता है, जिसका नाम वो गरीब पनीर पराठे वाली रखता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।